हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन निकल चुका है और इसी वजह से हम अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करें एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी फैक्चुअल होते हैं और सभी एग्जाम चाहे वो यूपीएससी हो यूपीपीएससी हो ऑलमोस्ट सेम तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस कम आते हैं इसके अंदर। यूजुअली 4 ऑप्शंस के साथ जो क्वेश्चन होता है वो बनाया जाता है। तो ये जो एमसीक्यूज हम करने वाले हैं आपको वेरियस एग्जाम्स में, चाहे वो सीरियस एग्जाम हो, यूपीपीएससी स्टेट लेवल का कोई एग्जाम है, एसएससी यूपीएससी में हेल्प करेंगे। हम पहले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे, देन वी विल मूव टू एनसीईआरटीज और उसके बाद मेजर बुक्स हमारी कवर करी जाएगी। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपको हेल्प करेंगे वेरियस एग्जाम्स के अंदर। चाहे तो इन एमसीक्यूज को आप नेटमॉक की एप्लीकेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पर ये सारे एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, या फिर अपने जो नोट्स बनाए हैं उसको रेगुलर बेसिस पे आप रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम हमारी रहेगी वो हम करंट अफेयर्स वाली ही फॉलो करेंगे, बिकॉज 8 to 10 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होंगे तो हम एक्सलेंट परफॉर्मेंस मानेंगे, और 6 से 7 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होंगे तो उसे गुड परफॉर्मेंस माना जाएगा। ये जो आपका होगा ये सेफ जोन होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर आप 60 या इससे ज़्यादा परसेंटेज स्कोर कर लेते हैं तो आपका जो प्रीलिम्स है वो निकल जाता है। 4 to 5 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट है देन ऑफ कोर्स यू विल बी इन द अनसर्टेनिटी जोन, क्योंकि ये आपको पता नहीं होता है कि जो यूपीएससी की प्रीलिम्स की कट ऑफ जाएगी वहाँ पर आपके मार्क्स उससे ज़्यादा होंगे या कम होंगे, इसलिए इसको अनसर्टेन जोन माना जाता है। लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट हैं देन ऑफ कोर्स चांसेस काफ़ी कम होते हैं प्रीलिम्स क्रैक होने के। इसी वजह से नीचे के जो 2 जोन होते हैं इसे डेंजर जोन कहा जाता है। कोशिश करिएगा अपर 2 ब्रैकेट्स में आने की, नीचे के ब्रैकेट्स में भी अगर आपके मार्क्स आते हैं देन आई टेल यू हाउ टू इंप्रूव। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्सनैलिटी को लेकर और पूछा गया है द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट पीलियोलिथ इन इंडिया विच ओपन द फील्ड ऑफ प्री हिस्टोरिक स्टडीज इन द कंट्री गोज टू। तो पहला जो पेलियोलिथ इन इंडिया ओपन किया गया था किस हिस्ट्री के अंदर, प्री हिस्टोरिक स्टडीज के अंदर, इस चीज का क्रेडिट किसको जाता है? क्या ये क्रेडिट ये डे टेरा एंड पैटरसन को जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है, एच.टी. संकालिया को जाता है? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट पेलियोलिथ, जो क्रेडिट दे रहे हैं पेलियोलिथ जो पहला हमारा था उसकी डिस्कवरी का इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से प्री हिस्टोरिक स्टडी का जो एरिया था वो पूरी तरीके से खुल गया था, उसका क्रेडिट जाता है हमारा रॉबर्ट ब्रूस फुट को। सी इज द करेक्ट आंसर। अब रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में मैं आपको और बता दूं, ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे और एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने जो हमारी प्री हिस्टोरिक लोकेशंस होती थी उनके ऊपर जियोलॉजिकल सर्वे कंडक्ट किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स द रिमेन्स ऑफ पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर्स हैव बीन फाउंड इन अ सीक्वेंस। तो यहाँ पे पूछा गया कि किस रीजन के अंदर, 4 आपको रीजन दे रखे हैं, कश्मीर वैली, कृष्णा वैली, बेलन वैली, गोदावरी वैली, इनमें से किस रीजन के अंदर जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक कल्चर के जो रिमेन्स हैं वो आपको एक सीक्वेंस के अंदर मिले हैं? तो सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हमारा है बेलन वैली। बेलन वैली जो कि यूपी के अंदर लोकेट करती है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। यहाँ पर आपको जो तीनों सीक्वेंस में चीज़ें मिली हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, यहाँ पे इन तीनों ही जो एरा हैं इनके जो रिमेन्स हैं वो आपको एक सीक्वेंस में मिले हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट, इनाम गांव के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, इन विच इंडियन स्टेट इनाम गांव इज लोकेटेड। तो इनाम गांव कहाँ पे लोकेट करता है? क्या महाराष्ट्र में करता है, या गुजरात स्टेट में है, मध्य प्रदेश में है, या आंध्र प्रदेश में? सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, इनाम गांव जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और पोस्ट हड़प्पन एग्रेरियन विलेज है। ध्यान रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट चीजें, आर्कियोलॉजिकल साइट है, पोस्ट हड़प्पन ये एक एग्रेरियन विलेज है जो कि महाराष्ट्र में लोकेट करता है। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। महाराष्ट्र के अंदर एक रिवर है गोद रिवर, उसके राइट बैंक पे ये जो है पर्टिकुलर रीजन लोकेट करता है इनाम गांव। ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो होमो इरेक्टस स्केल के बारे में है। पूछा कि अ होमो इरेक्टस स्कल वाज फाउंड एट वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। तो जो होमो इरेक्टस स्कल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये पाया कहाँ गया? वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स में, या तो ये नर्मदा वैली के हाथोनोरा जगह पे पाया गया, या होशंगाबाद नर्मदा वैली, बागोर सोन वैली, या फिर बंसघाट बेलन वैली। कहाँ पे मिला है? सोचिए इसका आंसर। चलिए, ये मिला है हथनोरा इन नर्मदा वैली। सो ए इज द करेक्ट आंसर। जो होमो इरेक्टस स्कल है ये कहाँ पाया गया था? हथनोरा नर्मदा वैली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछता है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो सबसे पहले जो एविडेंस मिले थे इंडियन एग्रीकल्चर के वो किस सबकॉन्टिनेंट से, कहाँ पे पाए गए थे? ब्रह्मगिरी में मिले थे, चिरान में, मेहरगढ़ में, या बुडजोम में? सोचिए क्या आंसर होगा।
चलिए देखिए, जो ये आपके एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर के जो एविडेंसेस मिले हैं वो सबसे पहले मिले थे मेहरगढ़ के अंदर। ये जो रीजन फॉल करता है ये पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले रीजन में फॉल करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक नियोलिथिक साइट है ये, और यहाँ पर जो एविडेंसेस थे, अर्लीस्ट एविडेंस इंडियन एग्रीकल्चर के, वो यहाँ पे पाए गए थे, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में और पूछा गया। रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज ओरिजिनली ए। अभी अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुना हो तो इसको आंसर करना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे जिन्होंने पहले पैलियोलिथिक टूल को डिस्कवर किया था, वो ओरिजिनली क्या थे? या वो पैलियोबोटनिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे? सोचिए। चलिए, तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि वो जियोलॉजिस्ट थे, और आर्कियोलॉजिस्ट भी उनको बताया गया था, बट अगर दोनों में से सिलेक्ट करना हो तो बेटर जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, वो एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए इन चारों में से कौन सी साइट जो है वो काफ़ी फेमस है? क्या वो बाग है, अजंता है, भिम्बेटका है, अमरावती है? चारों में से कौन सी साइट प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए फेमस है? फिर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के कुछ हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। चलिए, जो साइट फेमस है आपकी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए वो है भिम्बेटका। भिम्बेटका में रॉक शेल्टर्स जो हैं वहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, नेचुरल रॉक शेल्टर्स हैं ये, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी यहाँ पे मिलते हैं, पिलोलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड्स के, इवन चालकोलिथिक पीरियड के भी मिलते हैं, और जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉग्स वर बरीड इन ह्यूमन बरियल्स एट। किस जगह पर जो डॉग्स थे उनको भी ह्यूमन बरियल्स के, जहाँ पे जो मनुष्य थे उनको बरी किया जाता था, मरने के बाद उनको दफनाया जाता था, वहाँ पर डॉग्स को भी दफनाया गया था, वो कौन सी साइट थी? क्या वो गुफकराल है, बुरजोम है, मार्टेंड है, या मेहरगढ़ है? सोचिए चारों में से क्या आंसर हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हमारा है बी, बुरजोम जो है ये पहली नियोलिथिक साइट थी जो कि कश्मीर में डिस्कवर करी गई थी, और यहाँ पर एक्सकवेशन करने के बाद मिला कि यहाँ पे जो घर होते थे, घरों के अंदर ही, कंपाउंड के अंदर ही नीचे बरियल्स थे, जहाँ पे ह्यूमंस को और एज वेल एज जैसे उनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, चाहे वो डॉग्स हो गए, शिप्स हो गए, गोट्स हो गए, उनको दफनाया जाता था। ये सब चीज़ें आपको मिली हैं बुरजोम के अंदर। तो इस पर्टिकुलर नियोलिथिक साइट का नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ह्यूमंस के साथ साथ आपको ग्रेव्स किस किस की मिली है? डॉग्स की, शिप्स की, गोट्स की, जो कि अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे। तो एक बार इसको देख लीजिए फोटो में भी इस तरीके से कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पूछा गया है, ऐश माउंट्स आर रिलेटेड टू नियोलिथिक कल्चर ऑफ। जो ऐश माउंट्स थे वो किस नियोलिथिक कल्चर के साथ रिलेट करते हैं? क्या वो ईस्टर्न इंडिया के साथ रिलेट करते हैं, साउथ इंडिया, नॉर्दर्न विंध्यास के साथ, कश्मीर वैली के साथ? सोचिए क्या आंसर होगा। ऐश माउंट्स के बारे में बात करी जा रही है। चलिए, तो आर्कियोलॉजिस्ट को जब वो अपनी डिस्कवरीज करते हैं तो यहाँ पे उनको सदर्न इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया में डेक्कन वाले रीजन के अंदर काफ़ी सारे ऐश माउंट्स मिले हैं। वो वेरी साइजेस के हैं, मतलब अलग अलग साइजेस के हैं, कुछ काफ़ी बड़े हैं, कुछ काफ़ी छोटे हैं, शेप्स भी उनकी अनइवन है, कुछ काफ़ी गोल हैं, कुछ ज़्यादा गोल नहीं है, और पूरे तरीके से सोयल और ग्रास के साथ ये कवर्ड है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल एक फोटो में भी दिखाऊंगा, बट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। तो दक्षिण भारत के अंदर ये जो है डेक्कन प्लेटू के पास ये माउंट्स जो है, ऐश माउंट्स जो है वो पाए गए हैं, जो कि डिफरेंट साइजेस के हैं और डिफरेंट शेप्स के हैं। ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके के दिखते हैं। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि पूछ रहा है अपर पिलियोलिथिक मदर गॉडेस मेड ऑफ बोन हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम। तो एक अपर पिलियोलिथिक मदर गॉडेस जो कि बोन की बनी है वो कहाँ से ऑब्टेन करी गई है? क्या वो गोदावरी वैली से ऑब्टेन करी गई है, नर्मदा वैली से, सोन वैली से, या फिर बेलन वैली से? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो बेलन वैली के अपर पिलियोलिथिक लेवल से ये जो मदर गॉडेस है जो कि बोन से बनी है उसको ऑब्टेन किया गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं, क्योंकि देखिए एंशियंट इंडिया जो होता है ना उसमें ज़्यादातर चीज़ें आपकी फैक्चुअल होती हैं, काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ते हैं कि कौन सी चीज़ की डिस्कवरी कहाँ पर हुई, पिलियोलिथिक साइट्स कहाँ पे मिली, किसने इसको डिस्कवर किया। तो ये जो फैक्ट्स होते हैं ना, इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप इसकी रिवीजन जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि अगर रिवाइज कर पाएंगे तभी इस चीज़ को आप एग्जाम के अंदर रिकॉल कर पाएंगे। तो एक बार रिविजन हम इसकी करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था जिसमें देखा था कि फर्स्ट पैलियोलिथिक इन इंडिया जो कि ओपन करी गई थी, यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस फूट का नाम आया था, और हमने ये भी देखा था कि वॉज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, और आर्कियोलॉजिस्ट भी कुछ लोग इनको कहते थे, लेकिन जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो हम जियोलॉजिस्ट जो है उनको ही बताएंगे। और यहाँ पे प्री हिस्टोरिक लोकेशन के अंदर जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने जियोग्राफिकल सर्वेस किए थे। इसके बाद हमने देखा था फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, जो हमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के जो
रिमेन्स है वो एक सीक्वेंस में मिले। तो हमने बेलन वैली उत्तर प्रदेश इसमें देखा था, आंसर था। इनाम गांव जो था वो महाराष्ट्र में है, एक ये पोस्ट हरप्पन एक्रेरियन विलेज और आर्कियोलॉजिकल साइट थी। फिर इसके बाद हमने डिस्कशन किया था होमो इरेक्टस के बारे में, मैंने आपको स्कल दिखाया था और ये कहाँ मिला है, ये मिला है हथनोरा नर्मदा वैली के अंदर, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। देन इसके बाद हमने अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में देखा था, और यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस किसके कहाँ पे मिले थे, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान रीजन के अंदर है। फिर हमने देखा था रॉबर्ट ब्रूस फूड के बारे में, जियोलॉजिस्ट हैं ये, और इन्होंने पिलोलिथिक टूल जो थे उसको डिस्कवर किया था, ये देख सकते हैं आप। देन हमने पेंटिंग्स देखी थी, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए कौन सी साइट फेमस है, तो हमने देखा था भिम्बेटका जो है, यहाँ पे नेचुरल रॉक शेल्टर्स हैं और वहाँ पे ये जो पेंटिंग्स हैं उसके कुछ हमने ये इंस्टेंसेस यहाँ पर देखे थे। फिर हमने देखा था कि डॉग्स को कहाँ पे दफनाया जाता था, तो बुरजोम जो कि कश्मीर के अंदर है, वहाँ पर जो आपके होम कंपाउंड्स होते थे उसके नीचे बरियल्स बने थे जहाँ पे जो ह्यूमंस थे और साथ में जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, चाहे वो डॉग्स हो, शिप्स हो, गोट्स हो, उनको यहाँ पे दफनाया जाता था। देन हमने इसके बाद कुछ ऐश माउंट्स देखे थे, ऐश माउंट सदर्न इंडिया में वेरिंग साइजेस के थे और यहाँ पे वेरिंग शेप्स के थे, इसको भी देखा था। देन लास्ट में हमने देखा था जो मदर गॉडेस बोन से वो करी गई थी, मदर गॉडेस मेड ऑफ बोन ऑब्टेन करी गई थी, वो भी बेलन वैली से ही आते हैं। बेलन वैली आपको पता है अब यूपी के अंदर है, तो ध्यान रखिएगा। ये हमारे जो 10 क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। एक बार मार्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स आए देन कांग्रेचुलेशन, इट मींस आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है। अगर नीचे के ब्रैकेट्स में मार्क्स आए इवन देन इट इज़ ऑल राइट। आपको करना क्या है, आपको रिवाइज करना है, क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा होती है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, तो उसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ता है। और अगर गलती हो रही है तो देखिएगा कि किस वजह से हो रही है। जैसे जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करता था तो मेरी सबसे ज़्यादा गलती होती थी कि मुझे पता ही नहीं होती थी बहुत सारी चीज़ें, तो वो नॉलेज गैप की वजह से मेरी प्रॉब्लम होती थी ज़्यादा। क्योंकि इसमें खास तौर पे एंशिएंट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री और कल्चर, जिसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो जो सिलेबस है वो पूरा उतनी अच्छे से लिमिटेड नहीं है कि आपने एक बुक पढ़ी और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि 10 में से 9 क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि लक्ष्मीकांत के केस में आप कह सकते हैं, अगर आप लक्ष्मीकांत को 10 बार पढ़ लेते हैं तो ऑफकोर्स 10 में से 10 या 10 में से 9 क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कल्चर हो या एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, इसमें ऐसी चीज़ें नहीं कही जा सकती। तो देखिएगा कि आपकी पैटर्न क्या निकल के आ रहा है, गलती कहाँ हो रही है, नॉलेज गैप की वजह से गलती हो रही है या कोई और रीज़न है, और उसके बाद फिर मार्क्स आपके इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे जब आपको गलती पकड़ में आ जाती है। वेरियस जो प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझे अप्रोच करके अपना डाउट क्लैरिफाई करा सकते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल, यू कैन प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।